हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमजी एजुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा है कि डीएनए से डीएनए का बनना यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम काफ़ी दिन से डीएनए कर रहे हैं। अब हम कुछ टाइम के लिए अगले कुछ 3 से 4 लेक्चर्स तक आरएनए करने वाले हैं। तो आज से जो हमारा है बहुत बेसिक सी चीज़ है, यानी कि ऑल ओवर आरएनए के टाइप्स, आरएनए का जो टी आरएनए है, जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आरएनए है हमारे आज के लेक्चर का, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो पूछा भी जाता है और उसको समझने में भी आप लोगों को डिफिकल्टीज होती है। तो टी आरएनए का स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करेंगे कि टी आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, यानी कि ऑल ओवर आज कंप्लीटली आरएनए और आरएनए के टाइप्स जो हैं वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आरएनए से। आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में कौन कौन से ट्राइफॉस्फेट जो है, सॉरी, आरएनए के कौन कौन से हम न्यूक्लियोटाइड्स होने वाले हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होने वाले हैं, आपको पता है। जैसे कि डीएनए में हमने पढ़ा था डीएएमपी, डीजीएमपी, डीटीएमपी, डीसीएमपी। वैसे आरएनए में क्या होता है कि बाकी सब कुछ सिमिलर है, लेकिन डीऑक्सी नहीं होगा, क्योंकि आरएनए के अंदर होती है जो पेंटोज शुगर, उसका नाम है राइबोज शुगर। जबकि डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेस है वहां पर क्या होता है बच्चों की, डीएनए में होता है एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, सॉरी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। वहीं पर आरएनए में क्या होता है कि एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमिन की जगह आरएनए में होता है यूरेसिल। और यही छोटी सी चीज डीएनए को आरएनए से अलग करती है, और इतनी सी जो माइनर सी डिफरेंस है वो बहुत बड़े चेंजेस इन दोनों के अंदर बताती है। इसीलिए हमारा डीएनए जो है वो तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन आरएनए मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में, वायरस में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इसके अलावा आरएनए क्यों एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है और आरएनए के टाइप जैसे कि आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, वो सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, किस किस का पॉलीमर होता है ये बताइए? आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। और कौन कौन से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के अंदर? आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि एएमपी, जीएमपी, सीएमपी एंड यूएमपी। जिस तरह से डीएनए में होता है डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी, वैसे आरएनए जो है पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। और इसके पॉलीमर कौन कौन से हैं? एएमपी, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर बनाएंगे वो है एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। सिर्फ यहाँ पर क्या है? यूरेसिल है, और वहाँ पर क्या होता है? थाइमिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको पता है कि आरएनए के, अगर मैं नाइट्रोजन बेसिस की बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चा? कि आरएनए के नाइट्रोजन बेसिस की मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं आरएनए के नाइट्रोजन बेसिस? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर, जबकि डीएनए में क्या होता है हमारा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर और डीएनए में प्रेजेंट होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है। और देखिए, जनरली जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द डीएनए कैसा दिखाई देता है? मोस्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत कम हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। लेकिन आरएनए के साथ में अपोजिट चीज है, उल्टा है कि आरएनए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, बहुत रेयरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है? दिखाई देता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ होता है? सिर्फ 1-2 वायरसेस हैं जिनमें होता है, जैसे हमारा रियो वायरस हो गया, राइस ड्वार्फ वायरस हो गया, इनमें क्या होता है? आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हमने देखा है कि डीएनए मोस्ट ऑफ द जगह पे जहाँ पर हम देखते हैं वहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आरएनए क्या होता है कि जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जनरली सिंगल स्टैंडर्ड।
और रेयरली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। रेयरली डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। और कहाँ पर होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल हो गए जैसे कि रियो वायरस। ध्यान रखो बच्चों, मैं यहाँ पे रेट्रो वायरस नहीं बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला है, रियो वायरस है, क्योंकि रेट्रो वायरस तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसके अंदर, तो ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, राइस ड्वार्फ वायरस। ठीक है, तो इन दो वायरसेस में क्या होता है, आरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। अदरवाइज जनरली अगर आरएनए को आप देखेंगे तो वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब आरएनए क्या करता है कि आरएनए देखिए एज अ जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है और एज अ नॉन जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है। यानी कि जहां पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक आरएनए। लेकिन जेनेटिक मटेरियल के अलावा जब आरएनए कुछ और फंक्शन करेगा, जैसे कि टी आरएनए बनाना, आर आरएनए बनाना, एम आरएनए बनाना, इनका फॉर्मेशन होगा, तो आरएनए क्या कर रहा है, वहां पे नॉन जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आरएनए कहां पर जेनेटिक मटेरियल है और कहां पर नॉन जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट है। तो आरएनए दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक आरएनए होता है जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, या फिर इसी जेनेटिक आरएनए को हम दूसरा नाम दे देते हैं जीनोमिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए या फिर जीनोमिक आरएनए। और इधर देखिए, और आरएनए क्या होता है, जब जेनेटिक काम नहीं कर रहा है, एज अ जेनेटिक वर्क नहीं कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तब आरएनए को क्या बोला जाता है, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो क्या बोला मैंने कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा तो आरएनए को क्या बोलेंगे, जेनेटिक आरएनए। आरएनए एज अ नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा तो आरएनए को हम बोलेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। अब आपको पता ही है कि आरएनए क्या होगा, कि आरएनए किस किस जगह पर एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, कि आरएनए एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल, तब बोलेंगे हम इसको जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे बच्चों, जेनेटिक आरएनए बोलेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ पर आरएनए एक्ट कर रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए दो तरह के आरएनए होते हैं। जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम कर रहा है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक होता है। भाई आरएनए क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, तो दो तरह के आरएनए होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पहले पढ़ाए हुए हैं, एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। याद है टिप, टिप से कुछ याद आया, टिप से आपको याद आया होगा T4 टोबैको मोज़ेक वायरस, I4 इन्फ्लुएंजा वायरस, P4 पोलियो वायरस। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है QB बैक्टीरियोफेज, QB बैक्टीरियोफेज वायरस। QB बैक्टीरियोफेज वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, आरएनए होता है और जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए QB बैक्टीरियोफेज। और मैंने बताया था QB बैक्टीरियोफेज आ जाए तो भी सही मान लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल नाम जो सही नाम है वो क्या होता है इसका, Q बीटा बैक्टीरियोफेज। क्या होता है, Q बीटा बैक्टीरियोफेज। और एक है हमारा रेट्रोवायरस। क्या है बच्चों, रेट्रोवायरस लाइक HIV, रेट्रोवायरस लाइक HIV। और हमारा ये कोरोना वाला वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, वो भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करूँ तो अभी इसके एग्जांपल बताए हैं। कौन कौन सा है, कि एक होता है हमारा रियो वायरस, रियो वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एक होता है राइस ड्वार्फ वायरस। क्या होता है, राइस ड्वार्फ वायरस। इन दो जगह पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसा है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर रहा है तो उस आरएनए को हम बोलेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे, नॉन जेनेटिक आरएनए। अब नॉन जेनेटिक आरएनए की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। एक है हमारा टी आरएनए, ये टी लिखा हुआ है भाई, दोबारा लिख देती हूँ वरना तुम कुछ और समझना। ये क्या है हमारा, कि एक है हमारा टी आरएनए, आर आरएनए,
और mRNA। क्या है? mRNA। अब सबसे पहले हम rRNA के बारे में डिस्कशन करेंगे। rRNA बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। देखिए हर किसी RNA का अपना अपना एक रोल होता है, जो हमारी या फिर प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूँ या यूकैरियोट्स की बात करूँ, उनकी सेल में क्या कर रहा है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं rRNA के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? rRNA के बारे में। और rRNA का फुल फॉर्म आपको पता है? इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल RNA। क्या होता है बच्चों? राइबोसोमल RNA। अब ये जो राइबोसोमल RNA है ना, क्या है? राइबोसोमल RNA। इसका नाम राइबोसोमल RNA क्यों रखा गया? इस rRNA का नाम राइबोसोमल RNA क्यों बोला है? क्योंकि यही rRNA क्या करेगा? राइबोसोम आपको पता है ना, सेल बायोलॉजी में क्लास 11th में पढ़ के आए हो, अब तो 12th में आ गए हो। तो 11th में आपने सेल बायोलॉजी के अंदर राइबोसोम पढ़ा होगा, जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री बोलते हैं उसको, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड ऑल, ये सब कुछ आप पढ़ के आए हो। तो जो राइबोसोम है उसका मैक्सिमम पार्ट जो बनाता है वो कौन बनाता है? rRNA। यानी कि rRNA राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसका नाम है राइबोसोमल RNA। क्या है? राइबोसोमल RNA। और आप मानोगे कि जितना भी सेल्यूलर RNA होता है, उस सेल्यूलर RNA का मैक्सिमम पार्ट जो RNA बनाता है उसको हम बोलते हैं rRNA। यानी कि 80% ऑफ ऑल ओवर सेल्यूलर RNA इज मेड अप ऑफ rRNA। rRNA 80% पार्ट बनाता है किसका? सेल्यूलर RNA का। और इस RNA को हम बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट, यानी कि बहुत स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अबंडेंट एंड प्रिमिटिव RNA। क्या बोला जाता है कि इसको बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट स्टेबल RNA। सबसे ज़्यादा स्टेबल भी यही है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भाई 80% पाया जाता है। मान लो कोई 100% चीज़ है, उसमें से 80% यही है, तो मोस्ट अबंडेंट ही बोलेंगे। और मोस्ट प्रिमिटिव भी इसको बोलते हैं। प्रिमिटिव का रीजन क्या है वो अभी मैं समझाऊंगी। इसके अलावा rRNA को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। भाई राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस किस से मिलकर बना होता है? rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल RNA। इसके अलावा इसको हम कैटेलिटिक भी बोला जाता है, कैटेलिटिक टर्म भी हम इसके लिए यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है 1 बाय 1 आप समझोगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि rRNA या राइबोसोमल RNA के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, ये क्या करता है कि भैया 80% ऑफ टोटल RNA, 80% ऑफ टोटल RNA क्या होता है? rRNA होता है। सेल में 80% ऑफ टोटल RNA जो है वो rRNA है। टोटल, एक सेकेंड, टोटल सेल्यूलर RNA लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेल्यूलर RNA। और इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट अबंडेंट। इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट प्रिमिटिव RNA बोला जाता है इसको। मोस्ट प्रिमिटिव RNA क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव RNA। और आपको पता है इसको मोस्ट अबंडेंट बोलते हैं rRNA को, लेकिन लीस्ट अबंडेंट, सॉरी मोस्ट अबंडेंट क्या बोलते हैं हम? rRNA को बोलते हैं। और मोस्ट स्टेबल RNA भी इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे लीस्ट अबंडेंट या फिर लीस्ट स्टेबल की बात करनी हो तो लीस्ट स्टेबल कौन सा RNA होता है? mRNA। आपको पता है mRNA बेचारा ऐसे सीधा साधा सा सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे सीधी सी लाइन में पड़ा रहता है, किसके अंदर? सेल के अंदर। अब कोई भी चीज़ सीधी है तो यहाँ पर आता है, आपको पता है, न्यूक्लियस एंजाइम। क्या आता है? न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? ये mRNA फोल्डेड नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा एक सीधी सी लाइन में पड़ा हुआ है, फोल्डेड भी नहीं है और साफ साफ दिखाई दे रहा है न्यूक्लिक एसिड है। तो क्या करेगा? न्यूक्लियस एंजाइम आएगा और इस बेचारे को काट देगा, क्योंकि ये अगेंस्ट नहीं जा सकता, कुछ और कर नहीं सकता, तो इसको न्यूक्लियस एंजाइम काट देगा। यानी कि ये क्या है? लीस्ट अबंडेंट की बात करेंगे हम तो mRNA है। यानी कि एक तो ये टोटल RNA जो है 80% सेल्यूलर RNA, उसका 1 से 5% पार्ट ही बनाता है। tRNA बनाएगा 10 से 15% पार्ट, लेकिन 80% पार्ट कौन बना रहा है? rRNA हमारा बना रहा है। तो ये rRNA जो है, मैंने क्या बोला है कि ये मोस्ट स्टेबल है। mRNA को देखा ना, बिल्कुल सीधा साधा है, न्यूक्लियस देखेगा और काट देगा बेचारे को, ठीक है, लेकिन rRNA को नहीं काट पाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने बोला है मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट स्टेबल, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज की है, मोस्ट प्रिमिटिव RNA इज rRNA। मोस्ट प्रिमिटिव RNA क्यों बोला है rRNA को? देखिए धरती पर कोई सेल है,
सबसे पहले धरती पर जो फर्स्ट लिविंग सेल इवॉल्व हुई होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट था कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए वहां पर प्रेजेंट था। कैसे पता लगा कि भाई जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट था? क्योंकि तब तक देखो डीएनए का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, पहली चीज। और तब तक प्रोटीन से बनने वाली जो एंजाइम है, प्रोटीन से बनने वाली एंजाइम है, वो भी इवॉल्व नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आरएनए था। अब आरएनए था तो यहाँ पर भैया लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल ने जिंदा रहने के लिए क्या किया होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस भी तो किया होगा। बिना प्रोटीन बनाए ये जिंदा कैसे रह सकती है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस किया। तो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस किया तो ऑब्वियस सी बात है अभी प्रोटीन से बने हुए एंजाइम नहीं आए हैं, जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का सिंथेसिस किया था वो किस एंजाइम से किया? कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम से। और पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होती है? एक तरह का राइबोजाइम होती है। आपको पता है आरएनए से बने हुए एंजाइम्स को हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या है? राइबोजाइम है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि धरती पर सबसे पहले जो एंजाइम का इवोल्यूशन हुआ था वो भी आरएनए से बनी हुई थी, और फर्स्ट एंजाइम जो इवॉल्व हुई थी वो क्या थी? राइबोजाइम थी। यानी कि आरएनए से बनी हुई एंजाइम थी, प्रोटीन से बनी हुई एंजाइम नहीं थी। दूसरी चीज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगी? एंजाइम है तो वो कैटालिटिक पावर है उसके अंदर, कैटालिटिक रोल प्ले करेगी। तो ये जो कैटालिटिक रोल प्ले कर रही है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। और ये मत सोचो कि प्रिमिटिव है तो पहले वाली सेल्स में होगी और अभी नहीं प्रेजेंट है। भाई अभी भी है, हमारी और आपकी सेल्स में भी अभी प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट के अंदर जो 23S आरएनए है, क्या है? 23S आरएनए जो राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम, उसके बड़े वाले सब यूनिट में जो प्रेजेंट होता है 23S आरएनए, वो क्या है? 23S आरएनए ही पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है। और हमारे यूकेरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो यूकेरियोट्स के अंदर होता है 80S राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट है वो होती है 60S वाली। तो 60S जो राइबोसोम है, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट है, उसमें प्रेजेंट होता है 28S आरएनए। और 28S आरएनए जो है वो भी क्या है? कि वो भी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है। और हमने बोला है कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है? राइबोजाइम होता है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव हुई या नहीं हुई? सबसे पहले आई। और साथ में ये क्या कर रही है कि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है। क्या? आरएनए स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। ये क्या कर रहा है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के साथ में राइबोजाइम है, यानी कि एंजाइम भी होता है एक तरह से। आरएनए जो है स्टार्टिंग में आने वाले जो फर्स्ट एंजाइम था वो राइबोजाइम था, तो इसके अंदर कैटालिटिक पावर भी होती है। तो मैं बोल सकती हूँ आरएनए प्ले अ ड्यूअल रोल। क्या करता है कि स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करता है और एक कैटालिटिक एंजाइम की तरह कैटालिटिक पावर भी रखता है। तो यहाँ पे देखिए राइबोजाइम क्या था? फर्स्ट एंजाइम था जो किससे मिलकर बना हुआ था? कि राइबोजाइम जो धरती पर आने वाला फर्स्ट एंजाइम था वो भी किसका पार्ट है? आरएनए का पार्ट है। तो राइबोजाइम फर्स्ट एंजाइम राइबोजाइम फर्स्ट एंजाइम इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। फर्स्ट एंजाइम इवॉल्व ऑन अर्थ इज अ आरएनए। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है? फॉर्म्स स्ट्रक्चर। क्या करता है? आरएनए स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऑफ राइबोसोम। फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर सिर्फ आरएनए से नहीं बना है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, लेकिन आरएनए तो है ना, यही तो हमें दिखाना है। तो फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, सो ऑल्सो कॉल्ड एज, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आरएनए। स्ट्रक्चर बनाता है, इस वजह से आरएनए को हम स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलते हैं। और धरती पर आने वाली सबसे पहली एंजाइम कौन थी? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। और ये एक तरह की क्या होती है? राइबोजाइम होती है। क्या होती है बच्चों? राइबोजाइम होती है। और ये अभी करंटली अगर मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की बात करूँ तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। क्या है? यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है।
तो प्रोकैरियोट्स में जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो कौन सी है कि जो 23SR आरएनए है वही क्या है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स की मैं बात करूं तो 28SR आरएनए जो होता है वो क्या है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। और आपको पता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करने का काम करेगी भाई, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएगी, पॉलीमराइजेशन करेगी। तो ये क्या करती है कि इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडल बॉन्ड्स। क्या करती है, पेप्टाइडल बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करती है कौन सी एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये क्या होती है एक तरह की कि ये होती है एक तरह का राइबोजाइम होता है, आरएनए से बना हुआ एंजाइम है। तो देख लीजिए आरएनए का स्ट्रक्चर बना रहा है तो आरएनए को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर आरएनए। देखिए यहाँ पे एंजाइम है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने का काम कर रही है। तो क्या है ये, एक तरह का एंजाइम है, तो यानी कि कैटालिटिक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ आरएनए के लिए, आरएनए के लिए हम एक लाइन यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि आरएनए प्लेज बोथ structural and catalytic role during ट्रांसलेशन। देखिए जितने भी आरएनए हैं वो हमें समझना है, लेकिन मेन जो है ट्रांसक्रिप्शन में भी काम आएगा, लेकिन ट्रांसलेशन में आरएनए का जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो तो ट्रांसलेशन ही है भाई। आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आरएनए क्या कर रहा है भाई, प्रोटीन कहाँ पे बनेंगे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो स्ट्रक्चर रोल भी प्ले कर रहा है और क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या कर रहा है, ये कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन बनेंगे भैया, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आरएनए के बारे में। अब आरएनए के बारे में एनसीईआरटी में जो लाइंस दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है कि वहां पे लिखा हुआ है कि यूकैरियोट्स के अंदर, यानी कि एटीएस जो आरएनए होता है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ है, वहां दिया हुआ है कि एटीएस जो आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 80 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, 80 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की जो अलग अलग टाइप के राइबोसोम होते हैं उनमें कितने कितने टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं पहले वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि राइबोसोम दो तरह के होते हैं। राइबोसोम्स बनता किसका है कि राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर। अब राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, दो तरीके के कि भैया प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70S टाइप का, ठीक है। और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, 80S टाइप का। क्या होता है, 80S टाइप का। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो है 70S टाइप का, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या है, 80S टाइप का। और 11th में आपने पढ़ा होगा 70S टाइप का राइबोसोम हो या फिर 80S टाइप का राइबोसोम हो, ये क्या होते हैं, दो तरह की सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है, और ये दोनों की दोनों सब यूनिट्स आपस में किससे जुड़ी होती है, मैग्नीशियम आयन की हेल्प से जुड़ी होती है। ये हम 11th में पढ़ के आए। तो देखिए इधर 70S जो राइबोसोम है ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। और 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे यूकैरियोट्स के अंदर। अब ये जो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम है इसमें टोटल कितनी टाइप की, अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिवाइड नहीं किया, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स की पूछी जाए तो कंटेन approx 50 types of protein। भाई जो 70S राइबोसोम है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, उसमें क्या होती है 70S राइबोसोम में टोटल 50 टाइप की, अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और 80S राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है 80S टाइप का राइबोसोम, उसमें टोटल 80 टाइप की क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो कंटेन approx 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन।
कंटेन अप्रोक्स 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, किसके अंदर? यूकेरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स का आरएनए हो यानी कि 70S राइबोसोम हो या फिर 80S राइबोसोम हो, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो 70S जो राइबोसोम है उसकी जो छोटी वाली सब यूनिट होती है वो कितनी होती है कि ये होती है 30S। कितना होता है बच्चा? ये होता है 30S। और जो प्रोकैरियोट्स की बड़ी लार्ज सब यूनिट होती है, बड़ी वाली सब यूनिट्स होती है, वो कितने से मिलकर बनी होती है? 50S सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम है, दो सब यूनिट से मिलकर बना है। 70S राइबोसोम की जो छोटी वाली सब यूनिट है वो 30S होती है और 70S राइबोसोम की जो बड़ी वाली लार्ज सब यूनिट है वो क्या होती है? 50S होती है। यहाँ पे गणित नहीं लगानी है कि हमें मैथ लगानी है 30 + 50 = 80, तो ये आपस में इस तरह से ना इनको काउंट नहीं किया जाता, ऐड नहीं किया जाता, ठीक है ना, जोड़ा नहीं जाता इनको। ठीक है, तो छोटी सब यूनिट 30S है, बड़ी सब यूनिट क्या है? 50S है। अब इस 30S सब यूनिट छोटी वाली में और बड़ी वाली जो लार्ज सब यूनिट है 70S राइबोसोम की, इसमें क्या होते हैं? rRNA प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? rRNA प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट्स की जो छोटी वाली सब यूनिट है इसमें जो rRNA प्रेजेंट होता है, ये कौन सा rRNA होता है कि ये होता है हमारा 16S rRNA। क्या होता है? 16S rRNA। जबकि बड़ी वाली जो 50S प्रोकैरियोट्स की बड़ी जो लार्ज सब यूनिट है इसमें दो तरह के rRNA प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के rRNA प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इसके अंदर 23S rRNA और एक होता है 5S rRNA। 5S rRNA। वही मैं बात करूं किसके अंदर? यूकेरियोट्स के अंदर। तो यूकेरियोट्स की जो छोटी वाली सब यूनिट होती है वो सब यूनिट किससे मिलकर बनी होती है कि ये बनी होती है 40S rRNA से। किससे मिलकर बनी होती है कि मैंने बोला है कि यूकेरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यूकेरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 80S राइबोसोम दो तरह की सब यूनिट से मिलकर बना होता है। छोटी वाली स्मॉल सब यूनिट होती है 40S और बड़ी वाली सब यूनिट होती है 60S। कितनी होती है कि बड़ी वाली सब यूनिट होती है यहाँ पर 60S। ठीक है, अब यूकेरियोट्स के आरएनए के यूकेरियोट्स के राइबोसोम के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो छोटी वाली यूकेरियोट्स के 80S जो राइबोसोम है यानी कि उसका जो सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है 40S, इसके अंदर जो rRNA प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? 16S नहीं होता है भाई, यहाँ पर होता है 18S rRNA। और अगर लार्ज सब यूनिट की बात करूं जो 60S है यूकेरियोट्स के अंदर, उसमें क्या होते हैं? तीन तरह के rRNA प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? तीन तरह के rRNA प्रेजेंट होते हैं। एक होता है 28S rRNA, एक होता है 5.8S rRNA और यहाँ पे होता है 5S rRNA। और आपको पता है प्रोकैरियोट का राइबोसोम हो या फिर यूकेरियोट का राइबोसोम हो, ये दोनों की दोनों जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है ये आपस में किससे जुड़ी रहती है कि आपस में जुड़ी रहती है मैग्नीशियम आयन की हेल्प से। किससे? मैग्नीशियम आयन की हेल्प से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भाई राइबोसोम में कितनी टाइप की प्रोटीन होती है, 80S 70S नहीं दिया जाए तो जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि 80 टाइप की प्रोटीन होती है। अगर पूछा जाए प्रोकैरियोट के राइबोसोम में कितनी टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो आंसर देना है 50 टाइप की। पूछा जाए यूकेरियोट्स के राइबोसोम में कितनी टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो आंसर आपका होना चाहिए 80 टाइप का। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में मोस्ट कॉमन rRNA का टाइप कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन rRNA का टाइप है 5S rRNA और 5S rRNA प्रोकैरियोट का हो या फिर यूकेरियोट का हो, कहाँ पे प्रेजेंट है? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि जो rRNA क्या बना रहा है? प्रोटीन बनाने का काम करेगा यानी कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो rRNA है प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, वो क्या है कि प्रोकैरियोट में जो 23S rRNA है और यूकेरियोट्स में 28S rRNA है। ये कहीं नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको याद रखना है कि 23S rRNA हो या फिर यूकेरियोट्स का 28S rRNA हो, कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो rRNA होता है ना, प्रोकैरियोट का rRNA और यूकेरियोट्स का rRNA, तो ये बनता कहाँ पर है? तो प्रोकैरियोट में तो देखो आपको पता है न्यूक्लियस है ही नहीं, तो जब न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर तो प्रोकैरियोट्स का जो rRNA होगा वो कहाँ पर बनेगा?
साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर तो क्या होता है, यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो यूकेरियोट्स का जो आरआरएनए होता है, देख लो कितने टाइप है, तो यूकेरियोट्स का जो आरआरएनए होता है वो कहाँ पर बनेगा, न्यूक्लियस में नहीं बनेगा, न्यूक्लियोलस में बनेगा। लेकिन 18S आरआरएनए हो, 28S आरआरएनए हो या फिर 5 आरआरएनए हो, यूकेरियोट्स का कहाँ पर बनेगा, न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा। लेकिन इसका भी 5S आरआरएनए जो है वो कहाँ पर बनेगा, न्यूक्लियोलस में नहीं बनेगा, ये बनेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो चलिए इसको 1 बाय 1 लिखते हैं। क्या बोला मैंने कि इन प्रोकैरियोट्स all type of rRNA are synthesized in साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो कहाँ पर बनेगा कि जितने भी आरआरएनए हैं प्रोकैरियोट के अंदर वो कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, कि ये सिंथेसाइज होंगे किसके अंदर, कि साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होंगे। लेकिन यूकेरियोट्स में तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ना बन के कहाँ बनेंगे, न्यूक्लियोलस में। तो इन यूकेरियोट्स all type of rRNA exception है, all type of rRNA are synthesized, लिख लो पहले, are synthesized in nucleolus except 5S rRNA। 5S rRNA को छोड़कर जितने भी rRNA है किसके अंदर, यूकेरियोट्स के अंदर, वो सब कहाँ पर बनेंगे, कि वो सभी बनते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। तो 5S rRNA कहाँ बनेगा, कि 5S rRNA is synthesized in न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि भैया सारे के सारे बनेंगे न्यूक्लियोलस में, लेकिन 5S rRNA कहाँ पर बनेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा। और 5S rRNA मोस्ट कॉमन rRNA है किसके बीच में, प्रोकैरियोट्स के बीच में और यूकेरियोट्स के बीच में। तो यहाँ पर भाई खत्म हो गई है हमारी क्या बात, कि कंप्लीटली बात खत्म हो गई है किसकी, rRNA की। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, आरआरएनए डिस्कस हो गया जिसको हम राइबोसोमल आरएनए बोल रहे हैं। अब हम दूसरा किसको डिस्कशन करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एमआरएनए को। किसको डिस्कस करने वाले हैं, एमआरएनए को। और एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। क्या है, मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या था, राइबोसोमल आरएनए, और एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या है, मैंने पहले ही बताया है कि भैया टोटल जो सेल्यूलर आरएनए उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन बना रहा है, आरआरएनए बना रहा है, 80% पार्ट बना रहा है। ये कितना बनाएगा, कि ये बनाएगा टोटल आरएनए का, टोटल सेल्यूलर आरएनए का 1 से 5% पार्ट, 1 to 5% ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए, ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए। 1 से 5% पार्ट बनाता है किसका, टोटल सेल्यूलर आरएनए का, कौन, एमआरएनए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेचारे एमआरएनए इस तरह से साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, एक सिंगल सा डंडा बन के, सिंगल सा स्ट्रैंड बन के, और इसको न्यूक्लियस आता है और काट देता है, जब उसका मर्जी पड़ता है इसका काट देता है ये, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं हम, कि ये जो एमआरएनए है, क्या है बच्चों, एमआरएनए है, वो क्या होगा कि जब न्यूक्लियस बार बार आके इसको काट देगा, तो यानी कि ये क्या है, लीस्ट अबंडेंट है, लीस्ट स्टेबल आरएनए है। कौन सा आरएनए, एमआरएनए लीस्ट स्टेबल आरएनए है, क्योंकि बेचारा ऐसे सिंगल स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, फोल्डेड नहीं हो रहा है, तो क्या है, न्यूक्लियस बार बार आके इसको काट देता है। तो ये आरएनए क्या होता है, लीस्ट अबंडेंट, कि देखो सिर्फ 1 से 5% पार्ट बना रहा है, सबसे कम पार्ट बना रहा है, तो लीस्ट अबंडेंट हो गया, क्योंकि टोटल 80% तो आरआरएनए बना रहा है, और 10 से 15% पार्ट, 10 to 15% पार्ट बनाएगा टीआरएनए। तो ये क्या बना रहा है, सिर्फ 1 से 5% पार्ट, तो ये क्या हुआ, लीस्ट अबंडेंट आरएनए हुआ, लीस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट स्टेबल आरएनए है, कौन सा, एमआरएनए, लीस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट स्टेबल आरएनए है एमआरएनए। अब देखिए आगे कि एमआरएनए जो है, ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसके साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट आरएनए। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट आरएनए। टेम्पलेट आरएनए क्यों बोलते हैं, पहले उसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ।
टेम्पलेट आरएनए बेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पता है कि देखो डीएनए से आरएनए बना, क्या हुआ कि डीएनए से आरएनए या एमआरएनए बना, किसको देख के बना, डीएनए को देख के बना। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो टेम्पलेट का काम कौन कर रहा है एमआरएनए के लिए, डीएनए। अब एमआरएनए से कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू बनेगा प्रोटीन, क्या बनेगा, प्रोटीन। तो जब प्रोटीन बनेगा एमआरएनए से तो प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन कर रहा होगा, एमआरएनए कर रहा होगा, क्योंकि इस एमआरएनए के स्ट्रैंड पर ही तो राइबोसोम आकर जुड़ेंगे। क्या होगा, एमआरएनए के स्ट्रैंड पर ही तो राइबोसोम जुड़ेंगे। तो जब राइबोसोम यहाँ पर जुड़ेंगे तो एज अ टेम्पलेट प्रोटीन के लिए कौन काम कर रहा है, टेम्पलेट का एमआरएनए। इसलिए एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट आरएनए भी बोलते हैं। तो डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन करना, ये प्रोसेस बोलते हैं ट्रांसलेशन। अभी सिर्फ हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा है, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा है, बहुत अच्छे से इसका मैकेनिज्म हमने देखा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, और आगे जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इस चैप्टर की वो क्या है, ट्रांसलेशन। तो उसको पढ़ेंगे, तीन ही मैकेनिज्म इस चैप्टर में। तो मैंने क्या बताया कि ये जो एक्ट एज, क्या बोला मैंने कि मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज टेम्पलेट, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये क्या करता है, एक्ट करता है। तो एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पलेट आरएनए, एज कि इसको टेम्पलेट आरएनए भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा, या प्रोटीन का सिंथेसिस होगा एमआरएनए के स्ट्रैंड पर ही क्या होगा, राइबोसोम आकर जुड़ेंगे। तो ये टेम्पलेट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हमने टेम्पलेट आरएनए बोला है। यही समझाया था अभी मैंने कि यार डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तब टेम्पलेट का काम इसके लिए कर रहा होगा डीएनए, और जब एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन तब टेम्पलेट का काम कौन करेगा, एमआरएनए। किसके लिए, प्रोटीन के लिए। तो हमारा आरआरएनए कंप्लीट हो गया, टीआरएनए सॉरी आरआरएनए कंप्लीट हो गया, एमआरएनए कंप्लीट हो गया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएनए, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फोकस ज़्यादा रखना, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस आएगा। देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी, टीआरएनए के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कुछ चीज़ें अभी आपको सिर्फ सुन के रखनी है दिमाग में। क्या करना है, सुन के दिमाग में रखनी है। क्यों, क्या, कैसे नहीं करना, क्यों, क्योंकि जब ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा तब आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई वहाँ पर याद आएंगी और वहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी मैं एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाना तो यहीं पर पड़ेगा, आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाना है मुझे, उसके बाद में ट्रांसलेशन वाली मैकेनिज्म आएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी सिर्फ सुन के दिमाग में रखनी है, क्योंकि वहां पर उस लेक्चर में जब ट्रांसलेशन शुरू होगा तब बहुत काम आने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज, टीआरएनए को पढ़ने में भी समय लगने वाला है, चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए टीआरएनए। जब मैं आपको समझा रही हूँ एक एक बात याद रखनी, क्योंकि टीआरएनए में चीजें बहुत सारी है याद रखने के लिए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, सॉरी मतलब अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ट्रांसफर आरएनए के बारे में। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए को क्या बोला जाता है कि ट्रांसफर आरएनए का शॉर्ट फॉर्म, ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए है उसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। एक और है इसका नाम कि इसको बोला जाता है सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, और सोल्यूबल आरएनए को शॉर्ट में बोला जाता है एसआरएनए। क्या बोला जाता है, एसआरएनए। इसका एक और नाम है एडेप्टर आरएनए। तो अभी वन बाय वन क्यों बोला जाता है इसको ट्रांसफर आरएनए, क्यों इसको सोल्यूबल आरएनए बोला जाता है, और क्यों इसको हम एडेप्टर आरएनए बोलते हैं, ये वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। मैं एक एक करके सबको बताऊंगी। देखिए, ट्रांसफर आरएनए बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मैं बताती हूँ सोल्यूबल आरएनए क्या है। क्या होता है कि ये टीआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में पड़ा रहता है, सोल्यूबल फॉर्म में पड़ा रहता है, तो इस वजह से टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए बोला जाता है। पहली बात, ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए ही क्यों बोला है, क्योंकि टीआरएनए का जब स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तब आप देखोगे कि ये क्या करता है कि जो एमआरएनए से जब टीआरएनए जुड़ेगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा कि जो टीआरएनए है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करता है टीआरएनए की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनी, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े तब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो ये टीआरएनए क्या करता है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन पर प्रेजेंट अमाइनो एसिड को
ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे बोलते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है, इसीलिए आप क्या करो कि ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए को ही क्या बोल दो, एडेप्टर। एडेप्टर टर्म पता है आपको, जब हम आरएनए वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे तब एडेप्टर टर्म आई थी वहां पर, तो मैंने बोला था एडेप्टर का मतलब अभी वहां पे इतना समझो कि ये टी आरएनए है। तो एडेप्टर टी आरएनए को इसलिए नहीं बोला जाता कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफर करने की वजह से ट्रांसफर आरएनए तो है ही, लेकिन इसी वजह से एडेप्टर आरएनए भी इसका नाम है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल के चार्जर को लोकल लैंग्वेज में आप लोग क्या बोल देते हो, चार्जर है, लेकिन उसको टेक्निकल लैंग्वेज में तो हम क्या बोलते हैं कि ये एडेप्टर है, चार्जर नहीं बोलते, एडेप्टर बोलते हैं। तो एडेप्टर क्या कर रहा है वहां पर कि आपके मोबाइल की जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल जो है उसको कनेक्ट करवा रहा है किससे, कि आपके जो घर की पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है उससे क्या कर रहा है कि मोबाइल को घर की पावर सप्लाई से कनेक्ट करवाने का, लिंक करवाने का काम कर रहा है आपके मोबाइल का जो एडेप्टर है वो, यानी कि कनेक्टर का काम कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि वैसे ही टी आरएनए क्या करेगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन पर प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड हैं, उनको कनेक्ट करवाने का काम करेगा किससे, एमआरएनए पे प्रेजेंट अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसिस से। और एमआरएनए में जो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 3-3 के सेट में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल नहीं होते, उनको 3-3 के सेट में वो प्रेजेंट होते हैं, 3-3 के सेट में उनको हम पढ़ते हैं और उस सेट को हम बोलते हैं कोडोन। मैं क्या बोल सकती हूँ कि टी आरएनए क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड को एमआरएनए के स्ट्रैंड पर प्रेजेंट कोडोन से कनेक्ट करवाने का काम करता है। इस वजह से हम टी आरएनए को क्या बोलते हैं, एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। और ये क्या है कि ये स्मॉलेस्ट आरएनए। अब एक और बात बताओ, टी आरएनए जो है ये भी बेचारा ऐसे एमआरएनए की तरह सीधा साधा सा पड़ा रहता है, फोल्ड नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो अब ये जैसे प्रेजेंट होता है, अब बेचारा ये क्या है कि इसको तो ट्रक की तरह काम करना है, एक सामान को दूसरी जगह पे लेके जाना है, लोडिंग करने का काम करना है। साइटोप्लाज्म में ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर टी आरएनए बेचारा अमाइनो एसिड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रक भर भर के लेके जा रहा है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। अब इसको देख लेता है जब ये इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम जैसे इसको देखता है तो न्यूक्लियस एंजाइम आता है इसके पास में, भैया तू न्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए थे इसलिए उसको वो काट दे रहा था, वैसे इसको भी काट देगा। अब अगर टी आरएनए को न्यूक्लियस काट देगा तो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, कौन लेके जाएगा, फिर तो भैया बाकी के प्रोसेस गड़बड़ा जाएंगे। तो जब बाकी के प्रोसेस गड़बड़ा जाएंगे तो यहाँ पे टी आरएनए क्या करता है कि ये टी आरएनए जो है पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन टी आरएनए बाद में क्या कर लेता है कि ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है कि ये फोल्ड हो जाता है और डबल स्टैंड का फॉर्मेशन करता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में तो टी आरएनए भी क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन बाद में टी आरएनए क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे कि टोटल 1 to 5% ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए क्या होता है, टी आरएनए होता है। ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए इज टी आरएनए। दूसरा क्या है कि जो टी आरएनए है क्या है, सॉरी 1 to 5% तो एमआरएनए था भाई, ये तो 10 to 15% होता है। 10 to 15% ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए इज टी आरएनए। इसके अलावा क्या है, ये स्मॉलेस्ट आरएनए है। क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट आरएनए है, यानी कि देखा जाए तो ये एमआरएनए से भी छोटा है। कौन, टी आरएनए एमआरएनए से छोटा है, स्मॉलेस्ट आरएनए है। और मैंने क्या बोला कि भैया पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन बाद में क्या होता है ये कि फोल्डेड हो जाता है, तो बिकम फोल्डेड एंड डबल स्टैंडर्ड फॉर स्टेबिलिटी। कि भैया सिंगल स्टैंड में रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, न्यूक्लियस आएगा काट देगा बार बार में, इसलिए ये क्या करता है, फोल्ड हो जाता है और क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। किसके वजह से, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए। बिकम फोल्डेड एंड डबल स्टैंडर्ड फॉर स्टेबिलिटी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस आरएनए भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन सॉल्यूबल फॉर्म
so called as soluble RNA, so called as soluble RNA। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसको? अमाइनो एसिड को। ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं? टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी बोल रहे हैं। तो ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए, सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। क्या करता है ये? कि ट्रांसफर करता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे अमाइनो एसिड को, इस वजह से इसका ट्रांसफर आरएनए नाम लिखा। तो ट्रांसफर आरएनए क्यों बोला? पता चल गया। सोल्यूबल आरएनए क्यों बोला? पता चल गया। एडेप्टर आरएनए क्यों बोलता है? वो भी समझा दिया है। अब यहाँ पे समझो, बता दिया है, अब समझा के दिखाती हूँ मैं, ठीक है। टीआरएनए का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको हर जगह पे ऐसा दिखाई देगा। अब क्या होता है कि सेल में क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के टीआरएनए होंगे। बहुत सारे टाइप के टीआरएनए, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 61 टाइप्स के टीआरएनए जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 61 टाइप के अमाइनो एसिड सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि टोटल 61 टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, क्योंकि टोटल 61 टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इस चीज़ को मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आप ये याद रखो कि टीआरएनए है। अब ये टीआरएनए क्या करेगा कि भैया पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है बच्चों? पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन पे जैसे क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन में बाद में समझाती हूँ, पहले एमआरएनए बताती हूँ कि ये एमआरएनए का टेम्पलेट है। क्या है बच्चों? एमआरएनए का टेम्पलेट है। एमआरएनए का टेम्पलेट है। अब इस एमआरएनए के टेम्पलेट पे क्या है? अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसिस जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। अब एमआरएनए में मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एमआरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, 3-3 के सेट में प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम बोलते हैं कोडोन। तो मान लो एमआरएनए पे जैसे कोई सेट प्रेजेंट है AUZ करके नाइट्रोजन बेस का, कोई सेट प्रेजेंट है जो क्या है? CUC है, या फिर मैं बात करूं कि AGG। इस तरह के 3-3 के सेट बने हुए हैं किसके? नाइट्रोजन बेसिस के। और इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कोडोन। क्या बोलेंगे बच्चों हम इनको? कि इनको हम बोलेंगे कोडोन। 3-3 के सेट्स होते हैं, कोडोन इनको हम बोलते हैं। कहाँ पे? एमआरएनए की टेम्पलेट पर नाइट्रोजन बेसिस 3-3 के सेट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोडोन। अब क्या होगा कि भैया इससे जुड़ने के लिए आएगा कौन? टीआरएनए। टीआरएनए जुड़ने के लिए आएगा, इज दैट मीन कि टीआरएनए यहाँ पर ट्रांसफर करने आएगा अमाइनो एसिड को। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे ट्रांसफर करना है? क्या कि कौन से टाइप का अमाइनो एसिड यहाँ पर ट्रांसफर करना है, ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। टोटल कम से कम 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं एक सेल के अंदर। 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, 61 टाइप के टीआरएनए होते हैं, और 61 टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडोन प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। होते तो 64 है, लेकिन 61 वाले क्या कर पाएंगे? जुड़ पाएंगे। तो वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। पर मैंने क्या बोला कि टोटल 61 टाइप के टीआरएनए हैं, लेकिन टोटल 20 प्रकार के 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं। तो इसको कैसे पता चलेगा टीआरएनए को कि जो मैं अमाइनो एसिड लेके आ रहा हूँ वो सही वाला अमाइनो एसिड है, उसको इसी कोडोन के साथ में जोड़ना है। क्योंकि इन कोडोन के साथ में कनेक्शन किसका बैठेगा? अमाइनो एसिड का। इसी वजह से तो हम इसको एडेप्टर बोल रहे हैं कि अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड को क्या करेगा कि टीआरएनए एमआरएनए पे प्रेजेंट जो कोडोन है उनसे जुड़वाने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा, लिंक करने का काम करेगा, इसलिए इसको एडेप्टर बोल रहे हैं। तो किस कोडोन से किस अमाइनो एसिड को जुड़वाना है, ऐसे कैसे पता चलेगा टीआरएनए को? तो पेज नंबर 64 होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक का, इफ़ यू हैव न्यू एनसीईआरटी बुक। और अगर मैं बात करूं कि पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक है आपके पास में, तो पेज नंबर 112 होगा। उसमें एक टेबल बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, वहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, और वो स्क्वायर टोटल 64 टाइप के कोडोन्स का स्क्वायर बना हुआ है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि जो AUZ कोडोन है,
मैं बताऊं आपको, जो फर्स्ट वाला है 64 टाइप्स में से जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसके थर्ड कॉलम में देखिए वहां पे एयूजी कोडोन लिखा होगा। एयूजी कोडोन लिखा है तो उसके सामने लिखा हुआ है कौन सा, मिथियोनिन। क्या लिखा है, मिथियोनिन। तो जैसे ही टीआरएनए देखेगा कि यहाँ पर कौन सा कोडोन है एमआरएनए पर कि एयूजी कोडोन प्रेजेंट है, ये क्या करेगा कि ये करेगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन से ये क्या करेगा, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को लाने का काम करेगा। मिथियोनिन अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और क्या करेगा, इससे जुड़वा देगा। तो इस तरह से ये कनेक्ट करवा देगा, एडेप्टर की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे आया टीआरएनए कि सीयूसी टाइप का कोडोन देखा। अब आप कहाँ जाओगे कि उसी टेबल का जो स्क्वायर बना हुआ है उसके आप जाओ थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम का थर्ड वाला जो बॉक्स है, थर्ड बॉक्स के सेकंड कॉलम में जाओगे तो वहां पर सीयूसी कोडोन लिखा होगा और सीयूसी कोडोन के सामने पता है क्या लिखा होगा, वहां पर क्या लिखा होगा, ल्यूसीन लिखा होगा। क्या लिखा होगा बच्चों कि वहां पर लिखा होगा ल्यूसीन। तो जैसे ही टीआरएनए देखेगा कि यहाँ पे क्या है, सीयूसी कोडोन है एमआरएनए की टेम्पलेट पर, ये किसको पॉलीपेप्टाइड चेन में से लेके आएगा, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को लेके आएगा। वैसे ही टीआरएनए देखेगा कि एजीजी कोडोन है तो फोर्थ वाले बॉक्स में जाओ, फोर्थ वाले बॉक्स का सेकंड कॉलम होगा, वहां पे लिखा है एजीजी कोडोन। एजीजी कोडोन के सामने क्या लिखा हुआ है, अमाइनो एसिड, आर्जिनिन अमाइनो एसिड वहां पर लिखा है। क्या लिखा हुआ है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड लिखा हुआ है। तो जैसे ही टीआरएनए देखेगा कि यहाँ पर क्या है, एजीजी कोडोन है, टीआरएनए क्या करेगा, आर्जिनिन अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। किसके अंदर से, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर से। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है बच्चों कि ये है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में से लेके आ गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर मतलब मैम आप ये बताओ कि ठीक है आपने तो बता दिया हमें, लेकिन वो 64 टाइप्स के कोडोन हैं और 20 टाइप्स की वहाँ पे अमीनो एसिड लिखी हुई है, वो हमें याद कैसे होगी। तो आपको उसकी फिक्र करने की टेंशन नहीं है, मैं हूँ तो डेफिनेटली मैं ही आपको याद करवाऊंगी कि वो पूरा का पूरा जो स्क्वायर है वो पूरा याद करवाया जाएगा। लेकिन अभी इस पर फोकस करो। मैंने क्या बोला था, टीआरएनए में बहुत सारी चीजें सुन के दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब ट्रांसलेशन वाली बात हम करेंगे समझेंगे तब ट्रांसलेशन समझाते टाइम आपको समझ में आएगा कि उसका रीजन क्या था जो अभी बोला गया है। तो ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या किया टीआरएनए ने कि भैया एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रेजेंट जो कोडोन थे उससे लिंक करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया पॉलीपेप्टाइड चेन पर प्रेजेंट अमाइनो एसिड को। इस वजह से हम टीआरएनए को बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। क्या बोलते हैं, एडेप्टर आरएनए बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख ही देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, छोटा करूँ इसको, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। देखिए टीआरएनए एक्ट एज, तो अब पता चल गया कि टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए क्यों बोल रहे थे, सोल्यूबल आरएनए क्यों बोल रहे हैं, एडेप्टर आरएनए क्यों बोल रहे हैं। मैंने बताया था ना, सबका समझ में आएगा कि इसको इतने सारे नाम दिए हैं, तो इतने सारे नाम देने का रीजन क्या है। तो टीआरएनए एक्ट एज लिंक between codons on mRNA कि mRNA की टेम्पलेट पर प्रेजेंट कोडोन एंड अमाइनो एसिड्स सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। So also called as एडेप्टर आरएनए। एडेप्टर का काम करता है, लिंक करवाने का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टर आरएनए बोलते हैं। और आपको पता है ये टीआरएनए का भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो टीआरएनए का ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने बोला कि स्टेबिलिटी के लिए पहले तो ये सिंगल स्टैंडर्ड था, स्टेबिलिटी लेने के चक्कर में कि भैया मेरे को न्यूक्लियस आके काट ना जाए, ये क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया। क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया। अब ये जब फोल्ड हुआ डबल स्टैंडर्ड कैसे हुआ, जैसे मान लो ये सिंगल स्टैंडर्ड था तो यहाँ पर ए नाइट्रोजन बेस था, यू था, इधर सी था और मान लो जी था। अब ये डबल स्टैंडर्ड हुआ तो ये यहाँ से जैसे मुड़ा, क्या हुआ, मुड़ा। देखो मोड़ के बताती हूँ मैं आपको। ये डबल स्टैंडर्ड हुआ और ये क्या हुआ, इसने भैया फोल्डिंग कर ली। तो ये ए और सी है इधर, अब
अब ये फोल्डिंग हुई तो इधर क्या हुआ कि ये आ गया G और U। तो इधर देखो भाई डबल बॉन्ड, जैसे ही देखा सामने वाला नाइट्रोजन बेस तो A के साथ में U है, C के साथ में G है, तो क्या हो गया कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो आरएनए कैसा हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया। कैसा हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया। ये चीज तो मैंने बता दी कि स्टेबिलिटी की वजह से ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, पहले क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और आपको पता है इसके साथ साथ कि हमने क्या बोला, अभी समझाया है कि टीआरएनए का क्या काम है कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसको कहां पर लेके जाता है, ये एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रेजेंट जो कोडोन के सीक्वेंस होते हैं वहां पर उसको ट्रांसफर करने का काम करता है या फिर लिंक करवाने का काम करता है। इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए, एडेप्टर आरएनए अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो अब इसका मेन काम क्या है कि भैया टीआरएनए किस में पड़ा हुआ है, कि मान लो ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में टीआरएनए पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, टीआरएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है कि अमाइनो एसिड्स को लेके जा रहा है ये साइटोप्लाज्म में, एक जगह से दूसरी जगह पे अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को लेके जा रहा है कहां पर, एमआरएनए तक। क्या आया यहाँ पर, न्यूक्लियस एंजाइम आया। न्यूक्लियस एंजाइम ने देखा कि अरे यार ये तो न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड देखेगा न्यूक्लियस एंजाइम तो क्या करेगा, इसको काट देगा। तो काट, ये स्टेबिलिटी की वजह से, और इसको काटा ना जाए, क्यों, क्योंकि अगर इसको काट देगा, इसको डैमेज कर देगा तो बेचारा अमाइनो एसिड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करता है ये टीआरएनए कि इस टीआरएनए में नाइट्रोजन, टीआरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर थाइमीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कि थाइमीन के साथ में स्यूडोथाइमीन भी, थाइमिडीन भी प्रेजेंट होगा। अगर साइटोसिन प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस किसके अंदर, सॉरी आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं आएगा, बट स्यूडोथाइमिडीन प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर, ताकि ये पहचान नहीं पाए कि मैं न्यूक्लिक एसिड हूँ, ठीक है। स्यूडोथाइमिडीन प्रेजेंट होता है, डिहाइड्रोयूरेसिल प्रेजेंट होता है, यूरेसिल तो प्रेजेंट है लेकिन डिहाइड्रोयूरेसिल भी प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या मिथियोनिन साइटोसिन भी प्रेजेंट है। क्यों, ताकि ये एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस को देखकर न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लियस पहचान ना पाए कि ये न्यूक्लिक एसिड है और इसको डैमेज ना करे, काटे पीटे ना, और ये अपना काम क्या कर पाए, शांति से कर पाए। इस वजह से क्या होता है कि टीआरएनए के अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस के साथ साथ कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि टीआरएनए में क्या प्रेजेंट है, कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट है। तो इट हैज सम एबनॉर्मल या अनयूजुअल, एबनॉर्मल को क्या बोल सकते हो आप, अनयूजुअल बेसिस, so as to protect itself from nuclease activity, क्या बोला मैंने कि टीआरएनए के पास में कुछ नॉर्मल जो नाइट्रोजन बेसिस है वो तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एबनॉर्मल या फिर अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये क्या कर पाए कि ये एक्ट कर पाए किसकी तरह, ये एक्ट कर पाए, सॉरी न्यूक्लियस की एक्टिविटी से खुद को बचा पाए। कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल किसके, एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल बेसिस, एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल बेसिस कौन कौन से हैं, तो देखिए आइनोसिन, स्यूडोथाइमिडीन, और आपको पता है, एक सेकेंड, स्यूडोयूरेसिल, मतलब यूरेसिल तो होगा, स्यूडोयूरेसिल भी होगा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से साइन से, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ये। इसके अलावा यहाँ पे होता है डाई
हाइड्रोयूरेसिल, देखो स्यूडो यूरेसिल भी है और डाई हाइड्रोयूरेसिल भी है, DHU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे मिथाइल साइटोसिन, भाई साइटोसिन तो होगा लेकिन साथ में एबनॉर्मल बेसिस में क्या प्रेजेंट होगा, मिथाइल साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइबोथाइमिडिन, राइबोथाइमिडिन। अब आपको पता है जबकि थाइमिन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि डीएनए का नाइट्रोजन बेसिस है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस इसको रखने हैं तो ये राइबोथाइमिडिन भी क्या करता है, इसके पास में रखता है, ताकि किससे, न्यूक्लियस की एक्टिविटी से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। क्या कर सके, कि न्यूक्लियस की एक्टिविटी से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जितना भी इंट्रोडक्शन और बेसिक बातें थी किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में, वो डिस्कस कर ली मैंने। अब टीआरएनए का क्या होता है कि टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर बताया था रॉबर्ट हॉले नामक साइंटिस्ट ने, और कौन सा टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि इन्होंने दिया था 2D स्ट्रक्चर किसका, टीआरएनए का, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया था। और एक किम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया था, किसका, 3D स्ट्रक्चर दिया था टीआरएनए का। तो 2D स्ट्रक्चर जो क्लोवर लीफ मॉडल इन्होंने बताया था रॉबर्ट हॉली ने, उस टीआरएनए को, देखो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या बोला मैंने, कि 2D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, 2D स्ट्रक्चर या फिर इसी को बोलते हैं हम 2D स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको बोल दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टीआरएनए की दो तरह के स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन पढ़ेंगे एक ही, दूसरे के बारे में सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। 2D स्ट्रक्चर या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो टीआरएनए की थी वो किसने दी है, कि वो हमें दिखाई देती है कहाँ पर, क्लोवर लीफ लाइक। कि अगर हम बात करें टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर जो है वो कैसे दिखाई देती है, तो टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर दिखाई देती है क्लोवर लीफ लाइक। ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है ना स्ट्रक्चर, ये 2D स्ट्रक्चर है, किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए की, क्लोवर लीफ लाइक है। मैंने बोला है क्लोव नहीं बोला है, मैंने बोला है क्लोवर। क्लोव का मतलब तो होता है लंबा, लॉन्ग, क्लोवर का मतलब होता है तीपत्तियां। क्या होता है, तीपत्तियां। तीपत्तियां मतलब जिसमें तीन क्या हो, लूप्स हो, 3 लूप्स हमें देखने को मिली। तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ लाइक दिखाई देती है कैसी, टीआरएनए की 2D स्ट्रक्चर। और इसको दिया किसने था, कि भैया इसको दिया था, गिवन बाय रॉबर्ट हॉली, रॉबर्ट हॉले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और कैसा होता है स्ट्रक्चर, की ऐसा होता है, अभी बनाया था ये तीपत्तियां जैसा। क्या होता है, टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक 3D स्ट्रक्चर दिया था, क्या दिया था, 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और इस 3D स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को किसने दिया था, कि इसको दिया था बच्चों किम ने। किसने, किम नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने। और इन्होंने क्या बोला था कि 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे 2D स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ लाइक, तो 3D स्ट्रक्चर किसका, टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर होता है इन्वर्टेड एल शेप्ड, यानी कि उल्टा जो एल होता है ना उसके जैसा दिखाई देता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है, गिवन बाय किम। तो देखो यहाँ पे 7 नहीं बना रही हूँ मैं, 7 नहीं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, इन्वर्टेड एल शेप बना रही हूँ, यानी कि उल्टा एल बना रही हूँ। ये क्या है, कि ये 7 नहीं है, क्या है, ये उल्टा एल है। तो उल्टा एल जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा, 3D स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो तो होता है 3D, यानी कि उल्टे एल शेप जैसा दिखाई देता है। लेकिन हमें टीआरएनए के रेफरेंस में जितनी भी बातें हैं जो हम करेंगे ट्रांसलेशन के अंदर और इन सारी चीज़ों में, और टीआरएनए से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या बातें हम जानकारी हमने हासिल की है, और जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और अभी करने वाले हैं आगे डिस्कशन, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कि टीआरएनए के 2D स्ट्रक्चर से मिलती है। यानी कि जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना
टीआरएनए की, जिसको किसने दिया था, रॉबर्ट हॉले ने, उसी स्ट्रक्चर को देख के आप टीआरएनए की इंफॉर्मेशन, उसके बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। यानी कि सारी की सारी बातें यहाँ से हमें पता चली है, इससे पता नहीं चली है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को, इसी मॉडल को, इसी स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, यानी कि क्लोवर लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए की, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करते टाइम देखो ध्यान रखना कि काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आज के लेक्चर में बार बार बोल रही हूँ आपको, काफ़ी सारी चीज़ें क्या होंगी कि आपको सिर्फ याद रखनी है। हो सकता है अभी समझ में ना आए, जब ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए वापस से बनाती हूँ मैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लोवर, एक सेकेंड, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, इसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। क्या है इस क्लोवर लीफ मॉडल में, कैसा दिखता है ये क्लोवर लीफ मॉडल, कि क्लोवर लीफ मॉडल में दिखता है कि इसमें टोटल कितनी, देयर आर 4 आर्म्स एंड 3 लूप्स। जब क्लोवर लीफ मॉडल में टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो 4 तो आर्म्स दिखाई देंगी और 3 हमें लूप दिखाई देंगे। तो देयर आर 4 आर्म्स एंड 3 लूप्स। क्या होता है कि 4 तो आर्म है और 3 लूप दिखाई देगी, एंड 3 लूप्स इन टीआरएनए। टीआरएनए में क्या होगा कि आपको 4 तो आर्म्स दिखाई देंगी और क्या दिखाई देगा, 4 आर्म्स और 3 लूप दिखाई देगी जब क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ेंगे हम टीआरएनए का। बना के दिखाते हैं कि किस तरह से 4 आर्म होती हैं। देखिए बन गई 4 आर्म्स, दिखाई दे रही हैं 4 आर्म्स, और ये 3 बना दिए हैं मैंने लूप्स। क्या बना दिए हैं, 4 आर्म बना के बताया है और 3 लूप्स बना के बताए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि क्लोवर लीफ मॉडल हम टीआरएनए का देखेंगे, तो क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए में क्या होता है कि 1 2 3 4 4 तो आर्म्स होती हैं और 3 क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। तो ये देखो 1 2 और 3 लूप मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिए। अब क्या होता है, नोमेनक्लेचर करते हैं। ये सबसे ऊपर वाली जो आर्म है, इस आर्म को बोला जाता है एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म। नीचे वाली ये जो आर्म है, इस आर्म को बोला जाता है एंटी कोडोन आर्म। एंटी कोडोन आर्म, इस आर्म को बोलते हैं हम टी आर्म। और ये वाली जो आर्म होती है, ये होती है डी आर्म। 4 आर्म बता दी, एक्सेप्टर आर्म, टी आर्म, डी आर्म और एंटी कोडोन आर्म। अब लूप की बात कर लेते हैं। देखो पहली बात तो लूप बना कैसे, आपको पता है टीआरए में नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन बेस जैसे कि एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन सब प्रेजेंट हैं। लेकिन नाइट्रोजन बेसिस के साथ साथ न्यूक्लियस की एक्टिविटी से बचने के लिए टीआरएनए में हमने क्या डिस्कस किया है कि एबनॉर्मल या अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस हैं तो मान लो यहाँ पर एडिनिन था, एडिनिन के सामने क्या होना चाहिए था, यूरेसिल होना चाहिए था। अब एडिनिन के सामने यूरेसिल ना आकर
क्या आ गया यहाँ पर, स्यूडो यूरेसिल आ गया, या फिर मैं बात करूँ डाईहाइड्रोयूरिडीन आ गया, डाईहाइड्रोयूरेसिल या फिर स्यूडो यूरिडीन आ गया, तो क्या हो गया कि भैया वहां पे वो तो उसके साथ में बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा ना, उसके साथ में पेयरिंग ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता, तो नहीं बनाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस जो है वो लूप की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे, इसलिए टीआरएनए में क्या होता है, हमें लूप दिखाई देती है क्योंकि एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब नाम की बात करें तो नाम की मैं बात करूँ तो ये जो एक्सेप्टर आर्म है, इस एक्सेप्टर आर्म की ये जो छोटी वाली साइज है ना, ये छोटी वाली जो नीचे की तरफ मैंने बनाई, इसको हम बोलते हैं कि ये 5' आर्म है, और ये क्या है, ये 3' टेम्पलेट है, ठीक है, ये 5' है और ये 3' है, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। अब ये मत बोलना कि लाइंस बना दी, ये जो लाइंस हैं ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेसिस। जब कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस मिल रहा है तो क्या किया जा रहा है कि तब तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ए के सामने यू आएगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, सी के सामने जी आएगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर ए के सामने या किसी भी चीज के सामने, भाई ग्वानिन के सामने मान लो मिथाइल साइटोसिन आ गया तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो लूप की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे नाइट्रोजन बेसिस, इसलिए टीआरएनए में लूप दिखाई देती है। अब मैंने बोला है कि ये 5' है, टीआरएनए की जो एक्सेप्टर आर्म होती है, क्या होती है, एक्सेप्टर आर्म होती है, उसके 5' एंड पर हमेशा क्या दिखाई देगा, किसके 5' एंड पर आपको हमेशा दिखाई देगा ग्वानिन, क्या दिखाई देगा, ग्वानिन दिखाई देगा। और ये जो 3' आर्म है, इस 3' आर्म पर क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस दिखाई देगा वो कैसा होगा, CCA, कैसा होगा, CCA, क्या होगा, CCA, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 5' पे हमेशा ग्वानिन देखने को मिलेगा और 3' एंड पर क्या देखने को मिलेगा, हमेशा CCA सीक्वेंस देखने को मिलेगा नाइट्रोजन बेसिस का। और आपको पता है कि 3' एंड पर एक और चीज प्रेजेंट होती है, क्या होता है कि 3' एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, फ्री 3' एंड पर फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है कि 3' एंड पर फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। हम पढ़ के आए रेप्लिकेशन, देखो रेप्लिकेशन पढ़ के आए तो 3' एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसी 3' एंड पर क्या होगा, एक्सेप्टर आर्म बोला है, क्या एक्सेप्ट करती है ये कि इसी 3' एंड पर अमाइनो एसिड जो है, टीआरएनए का यही तो काम है कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, लेके जाता है, एमआरएनए की टेम्पलेट पर प्रेजेंट कोडोन के साथ में क्या करता है कि भैया लिंक करवाता है। तो अमाइनो एसिड जाएंगे किस जगह पे जुड़ के, तो अमाइनो एसिड को जो लेके जाएगा ये 3' आर्म पर क्या होगा, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड कहाँ जुड़ता है, 3' आर्म पर, और आपको पता है कि 3' आर्म पर ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट है, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहीं पे किसको जुड़ना है, अमाइनो एसिड को जुड़ना है। तो आपको पता है OH ग्रुप है यानी कि एल्कोहल ग्रुप है, और अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड और एल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सोचिए, अमाइनो एसिड और एल्कोहल के बीच में बनता है बेटा एस्टर बॉन्ड। तो जब यहाँ पर अमाइनो एसिड जुड़ेगा तब क्या होगा कि इसके 3' जो फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है 3' आर्म पर, उससे क्या हो जाएगा कि वो बनाएगा अमाइनो एसिड के साथ में एस्टर बॉन्ड। तो देखिए इधर अमाइनो एसिड के अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, OH एसिडिक रहता है, ये CR H और NH2, इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो क्या होगा कि भैया अमाइनो एसिड का ये तो OH निकला यहाँ से और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया तो दोनों के बीच में क्या बन गया यहाँ पर कि यहाँ पर बन गया दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड, क्या बन गया कि ये बन गया है एस्टर बॉन्ड। तो ये बना है, जो ये बॉन्ड बना है ये क्या है, ये एस्टर बॉन्ड है। तो ध्यान रखना है कि अमाइनो एसिड और किसके बीच में, एल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। एस्टर बॉन्ड बना 3' आर्म पर फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट था उससे, और अमाइनो एसिड के बीच में जब जाके यहाँ पर 3' ग्रुप पर 3' आर्म पर क्या हुआ, अमाइनो एसिड जुड़ता है। तो क्या टीआरएनए की 3' आर्म पर क्या जुड़ता है, अमाइनो एसिड जुड़ता है, पहली चीज। अब नाम की बात करते हैं, टी आर्म पर जो लूप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, टी आर्म पर जो लूप प्रेजेंट है, इस टी आर्म के लूप का क्या नाम है, टी साइंसी लूप। क्या प्रेजेंट है कि इस लूप को बोलते हैं टी साइंसी लूप।
टी आर्म की लूप है इसलिए इसका नाम भी वैसा ही है, टी साइन सी लूप। टी साइन सी लूप है यानी कि एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। जैसे टी से हमारा क्या हो गया, राइबोथाइमिडीन हो गया, साइन से क्या हो गया, स्यूडो यूरेसिल हो गया, सी से क्या हो गया, मिथाइल साइटोसिन हो गया। नाम याद करने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन टी आरएनए पे, टी आर्म पर, टी आरएनए की जो टी आर्म है उस पे जो लूप प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं टी साइन सी लूप, और साथ में इसी लूप को बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है अटैचमेंट लूप। क्या बोला जाता है, अटैचमेंट लूप। या तो टी साइन सी लूप याद रख लो या फिर अटैचमेंट लूप याद रख लो। और इसका काम क्या है कि ये जब राइबोसोम, आपको पता है कि टी आरएनए एम आरएनए से, टी आरएनए किससे जुड़ता है, राइबोसोम से जाके जुड़ेगा। ट्रांसलेशन की जब प्रोसेस हो रही होगी तो राइबोसोम का जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है, क्या, राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है उससे टी आरएनए को जुड़वाने का काम टी साइन सी लूप करेगा। क्या बोला मैंने कि राइबोसोम के जो लार्ज सब यूनिट होते हैं तो राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से टी आरएनए को जुड़वाने का काम जो लूप करेगी उसको हम बोलते हैं टी साइन सी लूप, या फिर इसी का नाम इसी वजह से क्या रखा है हमने, अटैचमेंट लूप। क्या रखा है, अटैचमेंट लूप। ये क्या करती है कि अटैच हो जाती है, अटैचेस टी आरएनए टू लार्जर राइबोसोमल यूनिट, लार्जर राइबोसोमल यूनिट। और इस लूप में क्या होते हैं टोटल, कि इस लूप में टोटल 7 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने, टोटल 7 बेसिस प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के, और इन 7 में से मिनिमम 3 तो क्या होते हैं, एबनॉर्मल बेसिस होते हैं। 3 हो गए ना, एक तो राइबोथाइमिडीन, स्यूडो यूरेसिल और मिथाइल साइटोसिन। तो 3 क्या है इसमें से कि 7 बेसिस प्रेजेंट है यहाँ पे इस लूप में, और 3 उनमें से है एबनॉर्मल। तो टी आर्म पर प्रेजेंट टी साइन सी लूप को अटैचमेंट लूप बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, टी आरएनए को अटैच करवाने का काम करती है राइबोसोम के बड़े वाले यूनिट से। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब इधर देखिए, अब हम बात करते हैं एंटीकोडोन आर्म, कि इसका नाम एंटीकोडोन क्यों है। अब आपको पता है कि यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है, उसको लेके आने का काम कौन कर रहा है, टी आरएनए। और एम आरएनए की टेम्पलेट पर, क्या बोला मैंने, एम आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, एम आरएनए की टेम्पलेट पर प्रेजेंट जो कोडोन है उनसे क्या कराएगा, ये लिंक करवाएगा। तो टी आरएनए को कैसे पता चला कि किस कोडोन से कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के टी आरएनए प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के टी आरएनए प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे टोटल 64, अभी हम उसके भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो रुकिए। जैसे मान लो टी आरएनए पर एंटीकोडोन नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर टी आरएनए पे भी क्या है भैया, यहाँ पे टोटल 7 बेसिस प्रेजेंट है। कितने, 7 बेसिस प्रेजेंट है, और उन 7 में से 3 यहाँ पे भी एबनॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बेसिस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेसिस। और एम आरएनए पर भी 3 के सेट में नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये देखेगा कि एम आरएनए पर जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है वो अगर इस पे प्रेजेंट क्या नाइट्रोजन बेसिस से बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसी के पास में जाके जुड़ेगा। भैया एमआरएनए पर तो टोटल 64 टाइप के कोडोन देखने को मिलेंगे, तो उन 64 में से जो नाइट्रोजन बेस का पेयरिंग यहाँ पे मिल रहा होगा वही आप उसी से ये जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कोडोन है तो उस कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए के पास प्रेजेंट है, इसलिए इस आरएनए का, इस आर्म को हम बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म। जैसे मान लो कि यहाँ पर एमआरएनए के पास में प्रेजेंट है एयूजी कोडोन, क्या प्रेजेंट है, एयूजी कोडोन प्रेजेंट है, या फिर मैं बात कर लूँ जीसीजी कोडोन प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा क्या, जीयूसी कोडोन प्रेजेंट है, जीयूसी कोडोन प्रेजेंट है। इस तरह से अलग अलग टाइप के कोडोन यहाँ पे एमआरएनए पे प्रेजेंट है। टोटल 64 टाइप के कोडोन एमआरएनए पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर टीआरएनए पे जो कोडोन प्रेजेंट है वो क्या है, यूएसी। क्या है, यूएसी। अब देखो इधर यूएसी जो नाइट्रोजन बेसिस थे वो टीआरएनए के एंटी कोडोन आर्म पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, जी। तो ये क्या करेंगे भैया, एडिनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, एडिनिन यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे यूएसी था इसलिए ये एयूजी से जाके कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कोडोन थे, क्या थे कि भैया एमआरएनए की टेम्पलेट पर तो कोडोन प्रेजेंट है, तो उन्हीं कोडोन के अपोजिट में
जो टीआरएनए की आर्म है, एंटी कोडोन आर्म है, उस पे क्या है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं और उसी हिसाब से क्या करता है, ये अलग अलग टाइप के कोडोन से जाकर जुड़ पाता है। तो इस वजह से इस कोडोन का नाम क्या रखा है हमने, एंटी कोडोन आर्म। क्या रखा है इस आर्म का नाम, एंटी कोडोन आर्म रखा है। यहाँ पे देखो टोटल 64 टाइप के 64 टाइप के एमआरएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडोन। तो उनसे पेयरिंग करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे कि भैया जो टीआरएनए होंगे, अब आप देखना 64 टाइप के कोडोन तो है उस बॉक्स में, 64 नंबर पे पेज पे जो स्क्वायर है उसमें से, लेकिन 3 कोडोन ऐसे हैं, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है ना, उन 3 बॉक्सेस में इस तरह से बॉक्सेस बना हुआ है, 4 बॉक्स अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, 4 बॉक्स बने हुए हैं जैसे ऐसे। तो इनमें क्या हो रहा है कि इसमें आप जब यहाँ पे जाओगे ना, इस जगह पे और इस जगह पर एक यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है कि इन कोडोन्स के सामने स्टॉप 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 लिखा है, 3 जगह पे स्टॉप लिखा है इसमें। तो स्टॉप का मतलब क्या है कि वो क्या करवाने का काम कर रही है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको रुकवाने का काम करेगी। क्या करवाने का काम करेगी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस में प्रोटीन का सिंथेसिस होता जा रहा है, लेकिन कुछ रुकवाने का काम भी तो करेगी। ऐसे थोड़ी होता जाए होता जाए होता जाए, भाई बाकी और काम नहीं है क्या, भाई कोई भी चीज़ इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, तो उसको स्टॉप भी करवाया जाता है। तो 3 कोडोन ऐसे होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, उसको रुकवाने का काम करेगा। तो टोटल जो काम के कोडोन है जो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं, वो कोडोन टोटल कितने हुए, 64 में से 61 हुए। 3 तो स्टॉप करवाने का काम कर रहा है। अब 61 टाइप के कोडोन है, तो क्या होगा कि 61 टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, 61 टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट होंगे, तब जाके 61 टाइप के टीआरएनए पर क्या होंगे, अलग अलग टाइप के 60। भाई एक कोडोन से एक ही टीआरएनए के नाइट्रोजन बेस या एंटी कोडोन आर्म जुड़ सकती है ना। भाई यहाँ पे जिस टाइप का नाइट्रोजन बेस होगा और यहाँ पे जिस तरह का कोडोन होगा, उसी से ये कनेक्ट कर पाएगा। मान लो यहाँ पे GCG है और इसके जो ये आर्म है, एंटी कोडोन आर्म है टीआरएनए की, उस पर जो नाइट्रोजन बेस होते वो क्या होता, CGC होता, तो ये इससे जुड़ जाता। या फिर इसके ऊपर प्रेजेंट होता CAG, तो ये इससे जुड़ जाता। तो जो अलग अलग टाइप के कोडोन हैं, उनसे जुड़ने के लिए नाइट्रोजन बेसिस जो टीआरएनए में प्रेजेंट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी जुड़ पाएंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बना पाएंगे। तो इसके वजह से अगर 61 टाइप के कोडोन एमआरएनए पर हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए एंटी कोडोन आर्म चाहिए। 61 टाइप के एंटी कोडोन आर्म चाहिए। एंटी कोडोन आर्म कहाँ पर है, टीआरएनए के पास है। तो मतलब 61 टाइप के टीआरएनए हमें जरूरत पड़ेगी। कितने आरएनए, 61 टाइप के टीआरएनए की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एंटी कोडोन काम का, अगर मैं एंटी कोडोन आर्म, या फिर इसको आप ये बोल सकते हो रिकॉग्निशन लूप, इसी का दूसरा नाम क्या है, रिकॉग्निशन लूप। रिकॉग्निशन लूप के ये रिकॉग्निशन कर रही है क्या कि कौन सा कोडोन प्रेजेंट है एमआरएनए पे, उसी तरह से जाके उसी वाले कोडोन से ये जाके जुड़ेगी। क्या करेगी, जुड़ेगी। और यहाँ पर क्या होता है कि टोटल 7 बेसिस, क्या होता है, टोटल 7 बेसिस प्रेजेंट होते हैं एंटी कोडोन आर्म पर। एक टीआरएनए की एक एंटी कोडोन आर्म पर 7 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 3 तो एबनॉर्मल है, बाकी के क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे तुम ये स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्पाइक क्या है ये बताना इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। टीआरएनए की ये एक्स्ट्रा आर्म होती है। क्या होती है, ये एक्स्ट्रा आर्म है, या फिर इसी को बोला जाता है वेरिएबल आर्म। एक्स्ट्रा आर्म या फिर वेरिएबल आर्म, जिसका क्या है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस। इस वजह से इसके बारे में मैंने नो सिग्निफिकेंस, इसलिए इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो एंटी कोडोन आर्म पर जो लूप प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे कि इस लूप को बोला जाता है एंटी कोडोन लूप। क्या बोला जाता है कि इस लूप को बोला जाता है एंटी कोडोन लूप। अच्छा, मैंने यहीं पे लिख दिया क्या इसका नाम, क्या है भाई कि 7 बेसिस प्रेजेंट है यहाँ। डिलीट ही करना पड़ेगा, दोबारा लिखते हैं। तो ये क्या होती है, एंटी कोडोन आर्म पर जो लूप प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं कि इस लूप को बोला जाता है एंटी कोडोन लूप। एंटी कोडोन लूप, या फिर इसी लूप का नाम है रिकॉग्निशन लूप। क्यों, क्योंकि ये रिकॉग्निशन कर रही है कि एमआरएनए की टेम्पलेट पर कौन सा
कोडॉन प्रेजेंट है, तो उसी हिसाब से ये उससे जाके जुड़ रही है, तो रिकॉग्निशन कर रही है, और इसीलिए एंटी कोडॉन आर्म पर जो लूप प्रेजेंट है उसको एंटी कोडॉन लूप या रिकॉग्निशन लूप हम बोल रहे हैं। और मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इस एंटी कोडॉन आर्म पर टोटल 7 बेसिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 7 बेसिस प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं डी आर्म की। डी आर्म पर प्रेजेंट जो लूप होती है, इस लूप को बोला जाता है DHU लूप। क्या बोला जाता है कि इस लूप को बोला जाता है DHU लूप। क्या बोला इसको मैंने? DHU लूप। DHU लूप। इसका नाम DHU लूप क्यों रखा है हमने? डी, अभी हम पढ़ के आए ना एबनॉर्मल, भाई एबनॉर्मल टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो डिहाइड्रोयूरेसिल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से इस लूप का नाम क्या रख दिया कि डिहाइड्रोयूरेसिल एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया DHU लूप। और आपको पता है कि यहाँ पे टोटल कितने नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है? कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टोटल कितने? 8 से 12 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 8 से 12 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के पास में 7-7 बेसिस प्रेजेंट है, इसके पास में 8 से 12 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 से 12 नाइट्रोजन बेसिस अगर इसके पास में प्रेजेंट है तो ये क्या है? लार्जेस्ट लूप है, सबसे बड़ी लूप है। क्या है ये? कि ये जो है DHU लूप, ये क्या होती है? लार्जेस्ट लूप होती है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट लूप है। ये क्या है बच्चों? लार्जेस्ट लूप है। और इस DHU लूप का एक और नाम होता है, एक बहुत प्यारा सा नाम है इसका, जिसको हम बोलते हैं क्या? DHU लूप का एक और नाम है जिसको बोला जाता है अमाइनो एसाइल tRNA, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। क्या बोला मैंने इसको? कि DHU लूप या अमाइनो एसाइल जो tRNA है, tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप भी इसको बोला जाता है। ऐसा नाम क्यों दिया जाता है इसका? इसका नाम ये बेटा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? किसको रिकॉग्निशन करने का काम करती है? अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज एंजाइम जो है उससे tRNA को जोड़ने का काम करेगी। क्या? अमाइनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम जो होती है उससे ये वाली लूप tRNA को जोड़ने का काम करेगी। अब क्या होगा बच्चों की जब रिकॉग्निशन करेगी तो इसका फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर कि फंक्शन क्या हुआ इसका? दैट इसका फंक्शन हुआ, इससे लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं कि DHU लूप का फंक्शन क्या है? किसका फंक्शन है? फंक्शन की हम बात करेंगे और इसका फंक्शन क्या है? टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज एंजाइम। और यहाँ पर उसको रिकॉग्निशन करने का काम करेगी ये कि भाई अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप हम इसको बोल रहे हैं, तो ये क्या करेगी? सिंथेटेज एंजाइम को, अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्निशन करने का काम करेगी। ठीक है। और एंटी कोडॉन लूप क्या करेगी कि भैया ये ढूंढेगी किसके ऊपर? कि जो tRNA पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेसिस, वो कौन से mRNA के कोडोन से जाकर पेयरिंग कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन भी हम लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ एंटी कोडॉन लूप। क्या फंक्शन है इसका? कि फंक्शन है एक तो टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन mRNA। एंड हेल्प, और किसमें हेल्प करता है ढूंढ के? ये हेल्प tRNA
टू बाइंड विद mRNA बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कि एंटी कोडॉन लूप क्या कर रहा है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है mRNA पे के जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है उनसे tRNA के नाइट्रोजन बेसिस को हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़वाने का जो काम करता है वो क्या करती है, एंटी कोडॉन लूप करती है, उसमें हेल्प करती है, tRNA को mRNA से जुड़वाने के लिए हेल्प करती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया, देखिए अभी मैं एक लाइन बता रही हूँ और उसके बाद में एक चीज बताने वाली हूँ। तो देयर आर नो tRNA for there are no any tRNA या एंटी कोडॉन लूप to bind with stop codon। मैंने अभी बताया था स्टॉप कोडॉन होते हैं। सो देयर आर 61 टाइप्स ऑफ tRNA। आप वो स्क्वायर देखोगे ना 64 पेज पे, तो 64 पेज पे 3 आपको कोडॉन दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। एक तो थर्ड जो बॉक्स है उसके फर्स्ट कॉलम में, एक फोर्थ जो बॉक्स है उसके फर्स्ट कॉलम में आपको UAA, UAG और UGA कोडॉन दिखाई दे रहे होंगे। और उसके सामने लिखा हुआ है स्टॉप। क्या लिखा हुआ है? स्टॉप। भाई टोटल 64 कोडॉन वहां पर दिखाए हुए हैं, लेकिन 3 कोडॉन के सामने स्टॉप लिखा हुआ है, किसी भी तरह का अमाइनो एसिड वहां पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब इनके सामने स्टॉप लिखा है इसका मतलब यह है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाले क्या है, कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाले कोडॉन्स हैं। तो जब ये प्रोटीन सिंथेसिस रोकना चाहते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए tRNA क्या कर रहा था कि क्या लेके आ रहा था, पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस थे उनको यहाँ पर लेके आ रहा था। अब ये रुकवाने वाले हैं तो अमाइनो एसिड को लाने की जरूरत ही नहीं है, इनसे लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है कि 64 में से टोटल 61 कोडॉन ही ऐसे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं, बाकी 3 कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम कर रहे हैं। तो जब रोकने का काम कर रहे हैं तो इनको tRNA को इनके साथ में अमाइनो एसिड को जुड़वाने की, कनेक्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इन 3 के लिए क्या होता है, किसी भी तरह का tRNA के पास में या तो tRNA नहीं होता, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर tRNA का एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको तो रोकना है प्रोटीन का सिंथेसिस। तो टोटल क्या होते हैं कि 61 कोडॉन्स के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं उनके लिए 61 टाइप के 61 क्या होते हैं, tRNA प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया एंटीकोडॉन लूप। अब एक बार रिकैप करते हैं, क्या बोला हमने कि क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA में क्या होती है, 4 तरह की आर्म्स होती हैं, 3 लूप्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली आर्म को एक्सेप्टर आर्म, इस आर्म को हम बोल रहे हैं एंटीकोडॉन आर्म, ये है हमारी T आर्म और ये है हमारी D आर्म। एक्सेप्टर आर्म पे क्या होगा कि इसके 3 डेज आर्म पर, 3 डेज एंड पर क्या होगा, फ्री OH ग्रुप के साथ में एस्टर बॉन्ड बनाएगा। कौन? अमाइनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमेशा ये अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक स्पेस है, यहाँ पर आकर अमाइनो एसिड जुड़ेगा T आर्म से। तो इसको हम बोल रहे हैं एक्सेप्टर आर्म। tRNA की जो T आर्म है, tRNA की जो T आर्म है उस पे जो लूप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं T sin C लूप, क्योंकि ये अटैच करवाने का काम करता है tRNA को राइबोसोमल के बड़े सब यूनिट से। फिर हमने बात करी एंटीकोडॉन लूप पर प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन आर्म पर प्रेजेंट है एंटीकोडॉन लूप, जिसका फंक्शन हमने देखा कि पहला फंक्शन क्या है इसका, कि पहला फंक्शन है इसका कि पहले ढूंढो कि mRNA के किस कोडॉन से tRNA को जुड़वाया जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, कि कौन सा mRNA का कोडॉन tRNA पर प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरा इसका काम ये है कि भैया यहाँ पर 61 टाइप के ही क्या है, एंटीकोडॉन लूप्स प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि 61 टाइप के ही ऐसे कोडॉन है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। फिर हमने बोला डी आर्म पर जो लूप प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं DHU लूप, और इस DHU लूप का क्या काम है कि अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज जो एंजाइम है उससे क्या करेगी, उसको ढूंढेगी और tRNA को उस एंजाइम से जुड़वाने का काम करेगी हमारी D आर्म। तो देखिए ये जो डिटेल में चीजें हैं वो तो आपको समझ में आएगी जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये DHU लूप जो है ये कैसे ढूंढ रहा है
अमाइनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज एंजाइम को, और उससे ढूंढ के करने क्या वाला है, ये चीज का हम एक मोटा मोटा रफली आइडिया ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक मोटा मोटा रफली आइडिया ले लेते हैं। तो समझिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ की फंक्शन क्या है, क्यों ढूंढ रहा है ये उसको। तो फंक्शन ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, इसका फंक्शन देखते हैं। टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम कि भाई ऐसा क्या महान काम है इसका कि बेचारी टीआरएनए इसके पीछे पीछे, टीआरएनए की डीएचयू लूप जो है वो इसके पीछे पीछे घूमी जा रही है। टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, इसका फंक्शन देखना है हमें। तो देखो आपको पता है एंजाइम है, एंजाइम होगी तो उसके उस पर क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा। तो ये है हमारा एंजाइम, कौन सा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। क्या है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है ये हमारा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये अमाइनो एसाइल कौन सा एंजाइम है कि ये है हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और इससे क्या होने वाला है कि भैया एंजाइम है तो एक्टिव साइट प्रेजेंट है। अब इसमें एक्टिव साइट आपको दिखाई दे रही है, दो ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ। तो ये जो ऊपर वाली अमाइनो एसिड मतलब इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, उससे क्या होता है कि एक एक्टिव साइट से तो जाके जुड़ जाता है हमारा क्या, कि एक एक्टिव साइट से जुड़ जाता है अमाइनो एसिड, जाकर क्या जुड़ जाता है, अमाइनो एसिड जुड़ता है एक एक्टिव साइट से। दूसरे एक्टिव साइट से यहाँ पर जुड़ गया एटीपी। क्या जुड़ गया, एटीपी, कि एक एक्टिव साइट से तो अमाइनो एसिड जुड़ गया, दूसरे एक्टिव साइट से जुड़ गया है एटीपी। अब एटीपी जो है वो टूटेगा किसके फॉर्म में, कि भाई ट्राइफॉस्फेट है तो एटीपी टूटा किसमें, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में टूटा तो आपको पता है कि दो फॉस्फेट आयन क्या होंगे, यहाँ पे रिलीज होंगे। ट्राइफॉस्फेट में से भाई मोनोफॉस्फेट में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में टूट गया तो दो फॉस्फेट आयन क्या हो गए, यहाँ से रिलीज हो गए। जैसे ही एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, एटीपी टूट गया तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, अमाइनो एसिड और एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपस में जुड़ गए। और इन्होंने आपस में जुड़कर क्या बना लिया बच्चों, यहाँ पर कि इन्होंने आपस में जुड़कर बना लिया क्या, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड यानी कि एटीपी जुड़ा लेकिन एटीपी टूटा क्यों, एएमपी में, क्योंकि अमाइनो एसिड जुड़ेंगे भैया। टीआरएनए जो है, टीआरएनए के 3 डेज एंड पर अमाइनो एसिड जुड़ेगा तो क्या ऐसे ही जुड़ जाएगा, एक्टिव होगा कोई अमाइनो एसिड तभी तो वो जुड़ेगा, जुड़ने के लिए एक्टिव होना चाहिए ना। तो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड क्या हुआ कि एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड कब बना, जब अमाइनो एसिड ने किसके साथ में संगति करी कि ये एएमपी से जाकर जुड़ गया। जैसे एएमपी बना, एएमपी और अमाइनो एसिड दोनों मिलकर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बनाते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन हो जाता है एएमपी वैसे जैसे इसको दिखता है। अब आपको पता है अमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है तो इसकी एक और एक्टिव साइट हमें दिखाई दे रही है। इस एक और एक्टिव साइट से क्या होगा बच्चों कि इस एक और इस एक्टिव साइट से जो हमारा टीआरएनए है ना, क्या है हमारा टीआरएनए, उसका डीएचयू लूप हमने डिस्कस किया है। क्या होगा कि उसका डीएचयू लूप जो है वो इससे जुड़ेगा। ये डीएचयू लूप जुड़ गया इससे, कौन सा लूप, डीएचयू लूप जुड़ गया, यानी कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो लूप था वो इससे जाकर जुड़ गया। जैसे ही उसने देखा कि उसने पहचान लिया कि अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है तो उसकी एक्टिव साइट से ये जाकर क्या हो जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। अब ये जुड़ता है तो जुड़ के उखाड़ क्या रहा है भाई, क्या कर रहा है ये, तो ये उखाड़ ये रहा है कि हम इतनी देर से हमने पहले पढ़ा कि टीआरएनए की जो एक्सेप्टर आर्म होती है उस पर 3 डेज और 5 डेज जो होता है, तो 3 डेज वाली जगह पर क्या जुड़ता है, अमाइनो एसिड जाके जुड़ता है। तो ऐसे ही नहीं जुड़ जाता, जुड़ने के लिए ये क्या बोलता है कि डीएचयू लूप जैसे ही अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ा तो ये जुड़ने के बाद में क्या बोलता है कि भैया तुमने इस अमाइनो एसिड ने एएमपी के साथ में जुड़कर जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बनाया है
तो DHU लूप बोलता है कि तुम्हारे इस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, मेरी 3' आर्म पर ट्रांसफर कर दो, मेरे 3' एंड पर क्या कर दो, इस टेम्पलेट पर जो है वो क्या कर दो, यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। और जब यहाँ पर ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जुड़ेगा तभी तो जाके ये tRNA उठा के लेके जाएगा, इसको कहाँ पे लेके जाएगा कि उस mRNA पर लेके जाएगा ना, mRNA के कोडॉन्स के पास में, तभी तो कनेक्टिव एडेप्टर का काम करेगा ये। क्यों? क्योंकि भैया ट्रांसलेशन का प्रोसेस करवाना है, ऐसे ही नहीं आ जाता क्योंकि अमाइनो एसिड। और आपको पता है टोटल कितना, एक सेल के अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम है ना, ये एक बार में एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो जब एक बार में एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को एक्टिव करेगा तो टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड सेल में प्रेजेंट है, तो उन 20 टाइप के अमाइनो एसिड से AMP को जुड़वा कर अमाइनो एसिड को एक्टिव करवाना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड को, यानी टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड को। तो उसके लिए सेल में क्या होती है, 20 टाइप की, यानी कि टोटल 20 टाइप की अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम क्या होती है, वहां पर प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या बोला कि tRNA का जो DHU लूप है वो क्या करता है कि अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्निशन ढूंढने का काम करता है, और उसके साथ में अपनी DHU लूप को जोड़ देता है। और जोड़ने के बाद में क्या होता है कि भैया ये तो जुड़ गया इसकी एक्टिव साइट से, तो यहाँ पे 3' एंड पर क्या होगा, एक्टिवेटिव अमाइनो एसिड को ये जुड़वाएगा, इस वजह से ये जुड़ता है यहाँ पर। तो समझ में आ गया कि इसके दो तरह के काम है, दो काम हमें देखने को मिले। क्या क्या देखे हमने, काम लिख लेते हैं पहले। काम क्या देखा है कि दो काम है किसके, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेसिस एंजाइम के क्या क्या काम है वो हम लिखते हैं। देखिए किस पेन से लिखे कि एक तो ये करता है क्या, एक्टिवेशन। ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसके एक्टिव साइट से ATP नहीं जुड़ेगी, नहीं अमाइनो एसिड जुड़ेगा, और ATP नहीं जुड़ेगी तो AMP नहीं बनेगा, AMP नहीं बनेगा तो अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड करता है, अमाइनो एसिड बाय यूज ऑफ ATP। भाई यूज तो ATP का ही किया है, ATP को यूज किया तब जाके वो AMP में कन्वर्ट हुई। तो ATP को यूज करके क्या काम है अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम का, कि दो काम है कि एक तो ये अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करेगा ATP को यूज करके, दूसरा काम क्या करता है कि ये लोड करता है उसको, जो अमाइनो एसिड एक्टिव हुआ है उसको tRNA के 3' एंड पर लोड करने का काम करता है। तो लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड एट 3' एंड ऑफ tRNA के 3' एंड पर जो एक्टिव किया है अमाइनो एसिड उसको लोड करने का काम करता है। तो अब समझ में आया कि इसका फंक्शन क्या है, किसका, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, वो आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा tRNA से रिलेटेड जितनी भी हमें बातें करनी थी वो हमने कर ली। RRNA मैंने पहले पढ़ा दिया, mRNA कंप्लीट हो गया, छोटी छोटी बातें थी। tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल हम पूरे अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में जो है वो समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये tRNA जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब मुझे एक चीज़ और बतानी है, यहाँ पर क्या करनी है, एक चीज़ और बतानी है, कुछ चीज़ें और बतानी है। तो बतानी क्या है भाई, हाँ 20 टाइप का ये लिख देती हूँ कि टोटल क्या होता है, 20 तरह की ये अमाइनो एसिड होती है, 20 टाइप्स की क्या होती हैं, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम होती हैं, क्योंकि 20 तरह के अमाइनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो 20 टाइप्स ऑफ एक्टिवेटेड, 20 टाइप्स टू एक्टिवेट, 20 टाइप्स टू एक्टिवेट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्या बोला मैंने कि टोटल अमाइनो एसिड tRNA जो है वो 20 टाइप की होती है एक सेल के अंदर, किस लिए कि उनको 20 तरह के अमाइनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ देख लेते हैं हम, किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस कि कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, एंड साथ में हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
जो ऑर्डर ऑफ अबंडेंस होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, सिमिलर होती है। क्या होता है कि देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट क्या था, RRNA, और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है। उसके बाद में क्या है, tRNA स्टेबल है क्योंकि mRNA को तो इजीली न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो काट पीट करके रख देगी, और देन है हमारा mRNA। तो सबसे ज़्यादा 80% होता है RRNA, 10 से 15% होता है tRNA, और 1 to 5% होता है हमारा mRNA। तो जिस तरह से ये अबंडेंस है इनका एक सेल्यूलर सेल के अंदर, वैसा ही क्या है इनकी स्टेबिलिटी भी हम देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, कि मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करें, साइज और मॉलिक्यूलर वेट, साइज और मॉलिक्यूलर वेट। तो साइज और मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है बच्चों, देखो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज या मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, डीएनए का। फिर किसका जाता है, आरएनए की बात करेंगे। अब आरएनए में एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है। तो एमआरएनए उसके बाद में होता है एमआरएनए का, और आपको पता है टीआरएनए मैंने बोल रखा है बहुत स्मॉलेस्ट है। एमआरएनए के बाद में है आरआरएनए, एंड देन है हमारा टीआरएनए। क्या है, टीआरएनए। तो इस तरह से क्या होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, तो उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े। आरएनए में हमने आरआरएनए का स्ट्रक्चर, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने देखी, टीआरएनए के बारे में पढ़ा और एमआरएनए के बारे में पढ़ा। और टीआरएनए का ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी। मुझे पता है बहुत सी चीजें हो सकता है आपको भी समझ में ना आई हो, लेकिन वो याद रखनी है वो चीजें, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे तब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से काम आएगा। तो चार आर्म्स हैं टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल में, और 3 आर्म है, उनके क्या क्या काम है वो सब कुछ हमने देखे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत धुआंधार होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो।